नमस्कार। आज हम सुभाष चंद्र बोस के ऐतिहासिक वृत्तांत द इंडियन स्ट्रगल के जरिए आज़ादी की लड़ाई के दो सबसे बड़े नजरियों को समझने की कोशिश करेंगे। सोचिए, बोस की किताब की शुरुआत ही इस उम्मीद भरे संदेश से होती है। ये एक तरह से भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को एक इंटरनेशनल स्टेज पर खड़ा कर देता है। लेकिन उस आज़ादी तक पहुंचने का रास्ता भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बहसों में से एक बनने वाला था। ये कहानी है दो ऐसे महान लीडर्स की जिनका मकसद तो एक ही था, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के रास्ते वो बिल्कुल अलग थे। तो उनके बीच ये जो मतभेद थे, उन्हें समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो उन्हें एक करती थी, और वो थी ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई। 1857 के विद्रोह के बाद जब अंग्रेजों ने अपनी पकड़ मजबूत की, तो अनजाने में ही सही एक नेशनलिस्ट मूवमेंट खड़ा हो गया। तो 20वीं सदी आते आते गोल तो एकदम क्लियर था, आज़ादी। पर बड़ा सवाल ये था कि कैसे, और इसका जवाब किसी के पास साफ साफ था नहीं। और ऐसे ही माहौल में एंट्री होती है महात्मा गांधी की, और वो क्रांति का एक ऐसा नया तरीका सामने रखते हैं जिसके बारे में दुनिया ने पहले कभी सोचा भी नहीं था। सत्याग्रह, यानी अहिंसक प्रतिरोध। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई पैसिव रेजिस्टेंस, मतलब चुपचाप बैठ जाना नहीं था। नहीं, ये एक एक्टिव मास बेस्ड स्ट्रैटेजी थी। इसका मकसद था जुल्म करने वाले की अंतरात्मा को ही झकझोर देना। तो 1920 में आया असहयोग आंदोलन, और इसकी स्ट्रैटेजी देखिए, कई लेवल पर काम कर रही थी। ब्रिटिश टाइटल और सम्मान वापस करो, कोर्ट, स्कूल, कॉलेज सबका बाइकॉट, विदेशी कपड़ों की जगह अपने हाथ का बुना हुआ खद्दर पहनो, और लक्ष्य 1 करोड़ लोगों को जोड़ना और 1 करोड़ रुपए जमा करना। इस एक कदम ने लाखों लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया और आज़ादी की लड़ाई को पहली बार एक असली जन आंदोलन बना दिया। लेकिन क्या सब लोग इस रास्ते से सहमत थे? क्या सबको लगता था कि सिर्फ इतना ही काफी होगा? नहीं। और असहमत होने वालों में एक बहुत ही डायनामिक, एक बहुत ही जोशीले युवा लीडर भी थे। गांधी जी से अपनी पहली मुलाकात के बारे में बोस लिखते हैं, मुझे उनकी योजना में साफ साफ कुछ दिखा नहीं। ऐसा लगा कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि अगले कदम क्या होंगे जो भारत को आज़ादी तक ले जाएंगे। मतलब एकदम शुरू से ही बोस के मन में यह सवाल था कि ये जो मॉरल स्ट्रैटेजी है, क्या इसके पीछे जीत के लिए कोई प्रैक्टिकल प्लान भी है? और ये सिर्फ कोई पर्सनल मतभेद नहीं थे, ये दो अलग अलग फिलॉसफी की टक्कर थी। स्ट्रैटेजी को लेकर, बातचीत के तरीकों को लेकर, और यहां तक कि आज़ादी के असली मतलब को लेकर भी। गांधी जी का रास्ता था नैतिक दबाव और अहिंसक असहयोग, और वो जरूरत पड़ने पर समझौते के लिए भी तैयार थे। वहीं बोस का मानना था कि हर मुमकिन तरीके से सीधी टक्कर लेनी होगी और समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। एक का लक्ष्य था डोमिनियन स्टेटस, तो दूसरे का पूर्ण स्वराज, पूरी आज़ादी। और अगले 20 सालों में यह वैचारिक खाई और भी चौड़ी होती चली गई। 1922 में स्वराजिस्ट्स ने गांधी जी के काउंसिल बाइकॉट को चैलेंज किया। फिर 1929 के लाहौर कांग्रेस में बोस और उनके साथियों ने पूर्ण स्वराज के लिए जोरदार आवाज उठाई। 1931 का गांधी इरविन पैक्ट तो बोस जैसे कई लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, एक समझौता। और आखिर में 1939 आते आते ये मतभेद इतने बढ़ गए कि बोस ने कांग्रेस प्रेसिडेंट पद से ही इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। हर मोड़ पर उनके रास्ते और अलग होते जा रहे थे। लेकिन इस प्रतिरोध की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार ने अहिंसक विरोध का जवाब बहुत ही ज्यादा और क्रूर ताकत से दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने वाकई में आम भारतीय लोगों का गजब का साहस दिखाया, जिन्होंने भयानक दमन का सामना किया। बोस अपनी किताब में पुलिस की क्रूरता के बारे में जो बताते हैं, वो वाकई चौंकाने वाला है। वो लिखते हैं कि कैसे लोगों को बेरहमी से पीटा जाता था, महिलाओं पर हमले होते थे, घायल लोगों को हाथ पैर पकड़कर घसीटा जाता था, उन्हें कांटेदार झाड़ियों या खारे पानी में फेंक दिया जाता था। औरतों और जमीन पर बैठे प्रदर्शनकारियों पर घोड़े दौड़ा दिए जाते थे। जाहिर है, जब ऐसी घटनाएं हो रही थीं, तो उन लोगों का इरादा और भी पक्का हो रहा था, जो मानते थे कि अब सीधी टक्कर लेना ही एकमात्र रास्ता है। और फिर 1939 में शुरू हुआ दूसरा विश्व युद्ध, और इस एक घटना ने इन दोनों विचारधाराओं की लड़ाई को अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचा दिया। गांधी जी का स्टैंड बिल्कुल साफ था। उन्होंने कहा, हम ब्रिटेन की बर्बादी में से अपनी आज़ादी नहीं चाहते, ये अहिंसा का रास्ता नहीं है। मतलब उनके लिए ब्रिटेन की मुश्किल का फायदा उठाना अपने ही सिद्धांतों के साथ धोखा करने जैसा था। लेकिन बोस इसे बिल्कुल अलग नज़र से देख रहे थे।
उनके लिए ब्रिटेन की ये मुश्किल भारत के लिए एक सुनहरा मौका थी, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। उनका मानना था कि यही वो वक्त है जब अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी बनाकर आज़ादी के लिए लड़ा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त साम्राज्य अपनी सबसे कमज़ोर हालत में था। और इसी सोच के साथ बोस एक्शन में आ गए। उन्होंने ब्रिटिश वॉर एफर्ट के खिलाफ एक एंटी कॉम्प्रोमाइज कैंपेन शुरू कर दिया। नतीजा, जुलाई 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उन्होंने तय कर लिया कि अब भारत को ब्रिटेन के दुश्मनों से मदद लेनी ही होगी। इसी इरादे के साथ जनवरी 1941 में वो नज़रबंदी से भाग निकले। एक ऐसा कदम जिसने उनके और गांधी जी के रास्ते हमेशा हमेशा के लिए अलग कर दिए। तो ये थे आज़ादी के दो रास्ते और एक ही मंजिल। स्वतंत्रता संग्राम के इन दो दिग्गजों के बीच का ये जो वैचारिक संघर्ष था, वो अपने पीछे एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही जटिल विरासत छोड़ गया है। गांधी जी का रास्ता था आत्मा की क्रांति का, एक ऐसा रास्ता जो नैतिक बल से जुल्म करने वाले का दिल बदलने की कोशिश कर रहा था। उनका मकसद था ये साबित करके आज़ादी हासिल करना कि भारत नैतिक रूप से उनसे कहीं बेहतर है। वहीं दूसरी तरफ बोस का रास्ता था व्यावहारिकता की क्रांति का, एक ऐसा रास्ता जो राजनीतिक और सैन्य ताकत से आज़ादी को छीन लेना चाहता था। उनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, उसे हासिल किया जाता है, चाहे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी की लड़ाई में क्या मंजिल तक पहुंचने के लिए चुना गया रास्ता भी उतना ही ज़रूरी है जितनी कि मंजिल खुद? यही वो सवाल है जो इन दोनों महान नेताओं की बहस के केंद्र में था। और सच तो ये है कि ये एक ऐसी दुविधा है जो आज भी दुनिया भर के देशों और आंदोलनों को दिशा देती है।